देखो यूज ऑफ इट का प्रयोग लिखना है। इट का प्रयोग कब करते हैं? जब संभावना भी जब सब्जेक्ट का अभाव हो। और दूसरा संभावना समय, दिन, महीना, साल, संभावना। समय, दिन, महीना, साल, संभावना, मौसम इत्यादि व्यक्त करने के लिए। चलो नोट करो इसको, नहीं बोल रहे हैं, देखो लिखेंगे जब वास्तविक सब्जेक्ट का अभाव हो, चाहे जब वास्तविक कर्ता का अभाव हो, जब वास्तविक कर्ता का अभाव हो, जब वास्तविक कर्ता का अभाव हो तो सब्जेक्ट के रूप में, जब वास्तविक कर्ता का अभाव हो तो सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग करते हैं। इसलिए करते हैं, पहला नियम कर दो इसको, दूसरा लिखो। इट का प्रयोग, इट का प्रयोग समय, दिन, महीना, साल, समय, दिन, महीना, साल, संभावना, मौसम, समय, दिन, महीना, साल, संभावना इत्यादि व्यक्त करने के लिए किया जाता है। व्यक्त करने के लिए। और तीसरा होता है किसी बात पर जोर देने के लिए। किसी बात पर जोर देने के लिए, जोर मतलब दबाव देने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। किसी बात पर जोर देने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। हो गया। बड़ी धीमा लिखते हो तुम लोग, डॉक्टर छाप राइटिंग में लिखो फटाफट। खाली तुम समझो, मेडिकल स्टोर वाला खाली हम समझे या तुम समझे, लेकिन परीक्षा में साफ साफ लिखना है ना, एग्जाम में समझ में। देखो इट का प्रयोग तभी करेंगे जब वाक्य में सब्जेक्ट का अभाव। किन वाक्यों में करेंगे? जिन वाक्यों में समय व्यक्त करना हो, दिन बताना हो, महीना बताना हो, साल बताना हो, संभावना व्यक्त करना हो, या मौसम के बारे में बताना हो। मैंने मान लो किसी सेंटेंस में समय, दिन, महीना, साल या संभावना, मौसम व्यक्त किया जा रहा है और उसमें सब्जेक्ट ना हो तो किसका प्रयोग करोगे? इट का प्रयोग करेंगे ना। तो हम देखो नीचे कह रहे हैं किसी बात पर जोर देने के लिए, कोई ऐसी बात कही जा रही हो जिस पर मैं दबाव डाल के कह रहा हूँ कि यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया। हो सकता है यह मैं ही था, तो दबाव बन रहा है ना, तो वहां भी सब्जेक्ट रूप में क्या लेकर आएंगे? इट का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? अब देखो नोट कर लिए हो ना। अब इसका प्रयोग तीनों टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में हो सकता है। इन प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले इट रखिए सब्जेक्ट रूप में। सब्जेक्ट के रूप में इट हो गया। सहायक क्रिया के रूप में इज ही लग सकता है क्योंकि इट सिंगुलर होता है ना, इज लग गया। उसके बाद अगर वर्ब है तो वर्ब रखो, नहीं तो अदर वर्ब। इन पास्ट टेंस इट के साथ वाज लगेगा। उसके बाद वर्ब है तो वर्ब रखो, नहीं तो डायरेक्ट अदर वर्ड रखो। इन फ्यूचर टेंस
सब्जेक्ट के बाद विल रख दो, है ना। विल के बाद अगर भाव है सेंटेंस का तो बी रख सकते हो। अगर होने का सेंस आ जाए है? तो वहां बी भी रखा जा सकता है, प्लस वर्ब या अदर वर्ब। इस पर सेंटेंस कम आ सकता है ना। लेकिन इन मॉडल एक्जुलरी में भी सबसे पहले इट रखो, उसके बाद रखा जा सकता है मॉडल एक्जुलरी। सब्जेक्ट है इट, उसके बाद मॉडल एक्जुलरी है, उसके बाद वर्ब के बाद। एक बार और देख लो, अगर होने का सेंस आ रहा है तो मॉडल एक्जुलरी के बाद बी का प्रयोग भी कर सकते हैं ना। जैसे कल बारिश हो सकती है, ऐसा आ सकता है ना। तो कैन बी रखा जा सकता है उसको। और बी नहीं रखोगे तो कैन रेन टुडे भी उसको लिखा जा सकता है। रेन का मीनिंग क्या होता है? बारिश होना, खाली बारिश नहीं होता। बता दो इसको। हमारा ध्यान बार बार मोबाइल जा रहा है पॉकेट में। मोबाइल में कहाँ है? हो गया? अच्छा उतार लो आराम से। मुस्कुराइबो तो हम नहीं सब फूल का हंसो, मुस्कुराओ मत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो। तो कपिल शर्मा सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। तो संजीव कुमार शो नहीं है, ये भी एक शो ही है। यही शो तो जिंदगी बदलेगा। उसको तो क्षणिक आनंद देता है ना। पल भर देखे खुश हो गए, आई जीवन भर का आनंद देगा। पढ़ लिए तो जीवन भर का आनंद देगा। बोलो, फायदा है ना पढ़ने में। सब्जेक्ट भी इसको कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट या वहां इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए इसको डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है, इंट्रोडक्टरी भी कहा जाता है। केवल सब्जेक्ट के स्थान पर इसको रख के वाक्य को व्यवस्थित कर दिया जाता है ताकि उसका भाव आ जाए। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो लिख दिया जाता है कि एक लड़का था, एक लड़का था। अब अगर इसमें इट नहीं लगाते तो इसका कैसे बनता कि ए बॉय वाज, यही बनता ना इसका ट्रांसलेशन। तो गलत नहीं होता। ए बॉय वाज, एक लड़का, व्यवस्थित नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। लेकिन इसको अगर ऐसे बना देते कि इट वाज सॉरी इट वाज ए बॉय नहीं है, तो देयर वाला बता दिए। इसमें देयर लगेगा, इसमें देयर लगेगा, देयर वाज ए बॉय, है ना। देखो जैसे कहा जाए कि 9 बजा है, 9 बजा है, तो 9 बजा है। अब क्या लिखोगे? 9 o'clock खाली, यही ना कह सकते हो। 9 o'clock इज, यही कह सकते हैं। 9 o'clock इज गलत लग रहा है ना, व्यवस्थित नहीं लग रहा है। लेकिन जब इसको सेंटेंस वाइज बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में क्या रख देंगे? इट। और वर्तमान में 9 बजा है तो सहायक क्रिया इज। अब रख दो 9 o'clock। अब सही लग रहा है, व्यवस्थित लग रहा है या अव्यवस्थित लग रहा है, इसीलिए इट का प्रयोग किया। इसीलिए इसको डमी सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसका यहाँ इट का कोई अर्थ नहीं है। शुरुआत इट से है, लेकिन अर्थ क्या आएगा केवल इसका? 9 बजा है चाहे 9 बज रहा है, बस। ठीक है, किताब में इसको आगे एग्जाम्पल और बता दें 3-4 प्रमोशन वाले। और एग्जाम्पल देख लो, जो दबाव वाला बताए थे ना एक। मान लो यहाँ मैंने कहा कि यह मैं ही था, यह मैं ही था, जिसने, जिसने का मतलब यहाँ हो जाएगा जो, है ना। जिसने यह कार्य किया, यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया। अब देखो यह मैं ही था, है ना, तो इसमें रख देंगे सब्जेक्ट के रूप में इट वाज, और मैं का आई, इट वाज आई, यह मैं ही था जिसने, या जो की अंग्रेजी क्या करेंगे? वो रखेंगे ना।
क्योंकि व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ रख दिया हु। इट वॉज आई हु, यह कार्य किया। किस टेंस में जा रहा है? पास्ट इंडिफिनिट में। हु डन हो जाएगा ना, हु डन दिस वर्क। इट वॉज आई हु डन दिस वर्क। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सेकेंड फॉर्म डिड होता है ना, डन नहीं होता है। वो डिड दिस वर्क, हम डू डन डन जोड़ रहे थे, बट डू डिड डन होता है। इट वाज आई हु डिड दिस वर्क। आ गया इसका प्रयोग समझ में। अब इसके और भी सारे प्रयोग होते हैं, ठीक है। क्या बताया जाता है इसका प्रयोग अपने यहाँ कि निर्जीव वस्तुओं के लिए जब यह शब्द आए तो उसके अंग्रेजी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नहीं, केवल निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं करते हैं, सजीव वस्तुओं के लिए भी किया जा सकता है। देखो यह सजीव ही तो है, निर्जीव है, सजीव है ना। इट का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया? क्योंकि इसमें दबाव डाला जा रहा था, दबाव डालकर या जोर डालकर यह बात कही जा रही कि मैं ही था, इसने यह कार्य किया। तो यहाँ इट का प्रयोग किया गया। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब दूसरी बार कोई बात कही जाएगी तो आप इट का प्रयोग दूसरी बार में या अंग्रेजी के लिए कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कह दिया जाए कि मैंने एक पेन खरीदा, चाहे मैंने एक कलम खरीदी, मैंने एक कलम खरीदी। पहला वाक्य हो गया यह बहुत महंगा है, यह बहुत महंगा है। अब देखो मैंने एक कलम खरीदी, है ना। पहली बार क्या कहा गया? मैंने एक कलम खरीदी, हो जाएगा आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन। अब इसके बारे में दूसरी बार क्या कही जा रही है कि यह बहुत। अब यहाँ इसके अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो यह के अंग्रेजी के लिए इट है, प्रेजेंट टेंस है तो इज। बहुत का वेरी हो जाएगा और महंगा का कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बार इस पेन के बारे में कुछ कहा गया, इसीलिए इट का प्रयोग करेंगे। अब एक और प्रयोग है इसका। अभी हमने क्या बताया कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में दूसरी बार कोई बात कही जाए तभी इट का प्रयोग करते हैं ना। ऊपर वाला साफ कर दीजिए, नीचे रख दो। जैसे मान लो कहा गया कि यह एक पेन है, और अधिकांश बच्चों से पूछोगे ना तो यही जवाब देगा कि निर्जीव वस्तुओं के लिए यह के अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। यही बताया भी जाता है। तो अगर निर्जीव वस्तु के लिए इट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पेन निर्जीव है ना, तो इसको ऐसे बनाना चाहिए ना, इट इज अ पेन, ऐसे बनाना चाहिए, सही भी होना चाहिए। लेकिन क्यों ऐसे बनाते हैं? दिस इज अ पेन, दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। यहाँ पे इट का प्रयोग करना चाहिए ना। नहीं, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में दूसरी बार कोई बात कही जाएगी तब किसका प्रयोग करोगे आप? इट का प्रयोग। अब इसी के बारे में कहा जाता है कि यह एक पेन है ना, यह लाल है, चाहे यह, इसके बारे में कोई और बात दूसरी बार कही दी जाती है ना, पेन के बारे में। अब यहाँ यह के अंग्रेजी के लिए आप क्या रखेंगे? इट इज। यह दूसरी बार कही गई है ना बात पेन के बारे में। जब दूसरी बार बात कही जाएगी तभी आप इट का प्रयोग करेंगे, समझ जाएंगे। पूरा सेंटेंस ये होगा ना, दिस इज अ पेन। हाँ, दिस इज अ पेन होगा, इतना ही होगा, खत्म हो जाएगा। या तो इनकरेक्ट है, गलत है, यहाँ से होगा। हो गया।
साफ करें इसको। अभी बता रहे थे ना शो के बारे में, अफगानिस्तान को देख रहे हो, तालिबान कब्जा कर लिया ना। अच्छा बताओ, जो अफगानिस्तान में लोग रहते हैं, चाहे जो तालिबानी है वो कौन है? तालिबान देश नहीं है। तालिबान देश नहीं, एक पुश्तो समुदाय होता है जिसमें छात्र को तालिबा कहा जाता है। पुश्तो समुदाय में छात्र को तालिबा कहते हैं, और वही आगे चल के क्या बन गया? तालिबान बन गया। लेकिन बात यह है कि तालिबान जो है, मतलब तालिबान बन कैसे गया? मतलब यह है कि जब किसी देश में खाली धर्म की शिक्षा देंगे तो क्या होगा? आगे चल के कट्टर बनेंगे ना। अब केवल तालिबानियों को केवल धर्म की शिक्षा दी जाती है और कुछ, और शरिया कानून लागू किया है, तालिबान में लागू कर दिया ना। शरिया कानून के हिसाब से न तो औरतें बाहर निकल सकती हैं बिना मर्द के, न तेज आवाज में बात कर सकती हैं, है ना, न बिना बुर्के और हिजाब के चल सकती हैं, न नौकरी कर सकती हैं, न किसी काम पर जा सकती है, न पढ़ सकती हैं। महिलाओं का कोई अधिकार नहीं होता है शरिया कानून में। कहा है ना, कोई तालिबान का एक प्रवक्ता है, बोला है कि शरिया कानून के हिसाब से तालिबान या अफगानिस्तान चलेगा। बताया ना, खाली धर्म की शिक्षा प्राथमिक में क्या देंगे? धर्म की शिक्षा पढ़ाई जाती है ना उसमें। जब धर्म की शिक्षा देंगे तो डिग्री कॉलेज तक आते आते वो क्या करेंगे? कट्टरवाद बनेंगे ना। अब डॉक्टर इंजीनियर थोड़े बनेगा कभी नहीं बनेगा। यही दिक्कत है। और जिस देश में खाली धर्म की शिक्षा दी जाती है वो देश खत्म है। देखिए तालिबान, सीरिया, मतलब अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान भी देख ही रहे हो, देख रहे हो ना। ये सब क्या है? और इनको बढ़ावा कौन दिया? सऊदी अरब, ईरान। केवल इसलिए कि इनका फायदा है इसमें। आज अमेरिका के लोग तारीफ करते थे ना कि अमेरिका तालिबान में, अफगानिस्तान में था तो तालिबान को रोक दिया था। तालिबान को बढ़ाने वाला भी कौन था? अमेरिका ही था। इसीलिए समझाया जाता है कि पढ़ो लिखो। पढ़ोगे लिखोगे तो क्या बनोगे? समझदार। डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे। ना पढ़ोगे तो, और नहीं पढ़ने में